हेलो डियर स्टूडेंट। यदि आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो इन 30 क्वेश्चन सीडीपी के ज़रूर देखिए और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक आ सके, पहुंच सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। कह रहा है कि अभिप्रेरणा के अनुसार, एक मिनट, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खाली स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित करता है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, दूसरा है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, तीसरा है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, और चौथा हमारा ऑप्शन है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने पे। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा कि अब प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संवर्धित करता है। तो एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के माध्यम से सीखने को संवर्धित करता है। तो पहले का ऑप्शन ए हमारा, ए पहले का पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, और शैशव अवस्था से, और चौथा है पूर्व बाल्य अवस्था से। तो प्रसव जो है, नहीं सॉरी, विकास जो है शुरू होता है वो प्रसव अवस्था में शुरू होता है। तो सेकंड का सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज, सॉरी एक मिनट रुकिए, स्क्रीन को सही कर लेने दीजिए, उसके बाद से फिर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, भाषिक बुद्धि कहलाती है, और चौथा हमारा ऑप्शन है कि ये स्थानिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो हमारा इसका हो जाएगा कि ये जो है प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। तो थर्ड का सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति जो होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं। तो यह कथन प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। पहला आपका ऑप्शन है बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, दूसरा है बुद्धि के वितरण, तीसरा है बुद्धि की वृद्धि, और चौथा है बुद्धि और लैंगिक भिन्नताओं पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है और बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, और बहुत कम जो व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि मंद होती है। तो ये कथन किस सिद्धांत पर प्रतिस्थापित है या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है ये बुद्धि के वितरण पे आधारित है। तो 4 का हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट से चलते हैं। सेकंड फाइल कहाँ गई, सेकंड पीडीएफ अब ओपन करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे अपना पांचवा क्वेश्चन। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि
सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र में प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की म- मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है? प्रश्न हमारा फिर से देखेंगे। कह रहा है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र में प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है? गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, तीसरा है समूहों में द्वंद्व होता है, और चौथा है कि उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र में प्रवीण विद्यार्थी जो होते हैं वो छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है? चौथा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो ये पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाएगा? पहला है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, दूसरा है अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, तीसरा है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, और चौथा है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ये जो है अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, और चौथा है कि आपका भावात्मक व्यवहार है। ठीक है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन हमारा अनिवार्य रूप से जो है ये मनो सॉरी इसको हटाते हैं। तो चिंतन हमारा अनिवार्य रूप से क्या है? एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है। ठीक है, तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। क्या सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, दूसरा है मुख्य रूप से शिक्षक से, और तीसरा है वैयक्तिक रूप से, और चौथा है समूहों में। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे। क्या कह रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। क्या सीखते हैं? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। जो बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे होते हैं तो वो वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। तो 8 का हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षण, दूसरा है समायोजन, तीसरा है समावेशन, और चौथा है स्कीमा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि उसे हम समावेशन कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। 9 का थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर, समावेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक अब नेक्स्ट पीडीएफ देखेंगे। हाँ, प्रश्न हमारा कह रहा था
प्रश्न हमारा 10 था, वो कह रहा था कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इसको बढ़ावा मिलता है, तो इससे क्या होगा? पुनर्बलन पहला है, दूसरा है ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, और तीसरा है वैयक्तिक भिन्नताओं, और चौथा है शिक्षार्थी स्वायत्तता। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर करेक्ट होगा कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, तो इसको बढ़ावा मिलता है। तो इसे हम कहते हैं ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। तो 10 का हमारा आंसर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ठीक है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मॉडलिंग से, दूसरा है अनुकरण से, और तीसरा है अभिसारी से, और चौथा है अपसारी यानी बहुविध चिंतन। ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है। तो सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से अपसारी यानी बहुविध चिंतन से संबंधित होता है। तो हमारा 11 का करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो वह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? पहला है वैयक्तिक रूप से, दूसरा है अनुभाविक रूप से, और तीसरा है आंतरिक रूप से, और चौथा है बाह्य रूप से। तो इसका आंसर हम करेंगे कि वह विद्यार्थी जो है, एक विद्यार्थी है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो वह विद्यार्थी किस रूप से है? तो वह व्यक्ति जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो 12 का थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्यवहार का करना पक्ष ये खाली स्थान किस में आता है? ठीक है, ये जो खाली स्थान है किस में आता है? पहला है सीखने के गतिक क्षेत्र में, दूसरा है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, तीसरा है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, और चौथा है सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में। ठीक है, तो हम करेक्ट आंसर करेंगे कि व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है। तो व्यवहार का करना पक्ष जो है सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना ये किसके लिए है? पहला है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में, दूसरा है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने में, और तीसरा है विद्यालय का नाम रोशन करने में, और चौथा है अभिभावकों को संतुष्ट करने में। फटाफट इसका आंसर करेंगे। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना ये किसके लिए है? तो ये जो है हमारा 14 का आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए निकाला जाता है। तो 14 का फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा नेक्स्ट पीडीएफ कहाँ गई उसको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब चलिए देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 15 कह रहा है कि एक शिक्षिका
अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि कराती है। तो यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? पहला है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, दूसरा है मनोरंजन द्वारा अधिगम, तीसरा है भाषा निर्देशित अधिगम और चौथा है प्रतियोगिता आधारित अधिगम अधिगम। ठीक है, सॉरी। तो बताइए, एक टीचर है, वो अपने जो भी विद्यार्थी हैं उनको कई तरह के सामूहिक गतिविधि कराती है और उसी में उसे व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, ये सब करा रही है। तो ये किस भूमिका तो ये सीखने के किस आयाम को उजागर करना चाह रही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो जो शिक्षिका है वो सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करना चाह रही है। तो हमारा 15 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जब एक शिक्षिका बाधित दृष्टि बाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वो क्या सोचती है, किस लिए करती है? पहला है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, दूसरा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, तीसरा है सभी शिक्षार्थियों में दृष्टि बाधित शिक्षाओं के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है और चौथा है दृष्टि बाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो फटाफट आंसर आप लोग करिए कि वो क्या कर रही है। कि क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वो क्या कर रही है? वो आपका हो जाएगा 16 का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, कि वो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो 16 का हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 70। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि पहला है वे शिक्षक को आराम देने के लिए कर रही है, दूसरा है वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हुए कर रही है और तीसरा है वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध करा रही है। ये वैविध्य नहीं, हाँ, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं और चौथा हमारा ऑप्शन है इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ठीक है, तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री को शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करने में करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कि सहयोग की नैतिकता, दूसरा है नैतिक तर्कणा और तीसरा है नैतिक यथार्थवाद और चौथा है नैतिक दुविधा। तो फटाफट आंसर करेंगे कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर करिए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नैतिक तर्कणा कहा जाता है।
तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, तो इस विद्यार्थी को खाली स्थान किस में सहायता की आवश्यकता है? ठीक है, प्रश्न देख लीजिए ध्यान से और आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे हमारे ऑप्शन। प्रश्न ये था कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी को किसकी आवश्यकता है? तो हमारा ऑप्शन है पहला भावात्मक क्षेत्र, दूसरा है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, तीसरा है संज्ञानात्मक और चौथा है मनोगत्यात्मक। ठीक है, तो हम करेक्ट आंसर को चूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उस तो उस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है। तो 19 का हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करती है। पहला है दुश्चिंता, दूसरा है सामाजिककरण, तीसरा है मूल्य द्वंद्व और चौथा हमारा ऑप्शन है आक्रामकता। हम आंसर करेंगे कि इसमें से किस में सहायता करती है। ठीक है, तो प्रश्न फिर से देख लीजिए। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने की को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान तो वहाँ पे आएगा कि ये सामाजिकरण में भी सहायता करती है। सुगम बनाने के अतिरिक्त ये क्या करती है, जब सामूहिक गतिविधियां शामिल होगा शिक्षार्थियों को, जब शिक्षक सामूहिक गतिविधियां कराएगा तो वो सीखने को सुगम तो बनाएगा ही, लेकिन उसके अतिरिक्त ये सामाजिककरण में भी सहायता करेगा। तो 20 का हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि समावेशी शिक्षा किस विद्यालयी शिक्षा स्वास्थ्य की ओर संकेत कह रहा है कि समावेशी शिक्षा किस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। पहला ऑप्शन है हमारा कि ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, और सेकंड है कि केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा दें, बालिका शिक्षा, एक मिनट ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये है हमारा कि केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा, सॉरी, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। तीसरा है कि जो सभी निरुयोग बच्चों को शामिल करती है, और चौथा हमारा ऑप्शन है कि जो उनको शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा यही तो है कि जो क्या करे, जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य जितने भी योग्यताएं हैं, इनको
को ध्यान में रखने के अलावा वो सभी बच्चों को शामिल कर सके, यही समावेशी शिक्षा होता है। तो इसका हमारा आंसर 21 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है। पहला है आंखों का रंग, दूसरा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तीसरा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, और चौथा है चिंतन पैटर्न। तो आनुवंशिकता संबंधित कारक जो होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंखों का रंग जो है ये आनुवंशिकता संबंधित कारक होता है। तो 22 का फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि शिक्षकों को, एक मिनट, कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः ब्लैंक्स है कि किस ओर संकेत करते हैं। पहला ऑप्शन है कि योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, और दूसरा है भिन्न प्रकार को पाठचर्या की आवश्यकता, और तीसरा है उन्हें ज्ञान, ये ज्ञान लिख दिया है यहाँ पे, ज्ञान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा कि उनके ज्ञान की सीमा। ठीक है, और चौथा है हमारा ऑप्शन कि आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। ठीक है, तो फटाफट हम आंसर करेंगे कि 23 का हमारा 23 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे सही से। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः किस ओर संकेत करते हैं। तो वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की तरफ संकेत करते हैं। तो हमारा 23 का आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन देखेंगे। इसका पहला ऑप्शन है वैयक्तिक भिन्नता, दूसरा है अंतर संबंध, तीसरा है निरंतरता, और चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो करेक्ट आंसर देंगे। प्रश्न हमारा क्या था, प्रश्न हमारा यही तो था कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये विकास के वैयक्तिक से भिन्नता को दर्शाता है। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 25, कह रहा है कि निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पहला है पौष्टिकता की गुणवत्ता, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है शिक्षा की गुणात्मकता, और चौथा है शारीरिक गठन। ठीक है, तो हम आंसर करेंगे 25 का कि किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो जो ये 4 ऑप्शन है हमारा शारीरिक गठन, ये 24 का 25 का हमारा 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 26,
26 कह रहा है कि श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं। जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, सुनने में जिन्हें दिक्कत होती है, जो सुनने से ग्रसित बच्चे होते हैं, तो उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ता है। ठीक है, पहला है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। दूसरा है कि दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। और तीसरा है कि प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। और चौथा है कि खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो फटाफट इसका आंसर हम करेंगे। क्या होगा कि जो श्रवण ह्रास ग्रसित बच्चे होते हैं, तो उन्हें किससे सामना करना पड़ता है। तो उन्हें दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता महसूस होती है, इसका सामना करना पड़ता है। तो 26 का हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित समस्या है। पहला ऑप्शन है सुनने से, दूसरा है पढ़ने से, तीसरा है बोलने से और चौथा है बोलने व सुनने से। ठीक है, तो ये जो डिसलेक्सिया है, ये डिसलेक्सिया किससे संबंधित समस्या है, आंसर करिए। तो ये डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से संबंधित समस्या है। तो 27 का हमारा आंसर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब क्या होगा, तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनको परीक्षा देनी होगी। दूसरा है वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। और तीसरा है उन्हें अन्य विद्यार्थियों में अलग किया जाएगा। और चौथा है कि वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे 28 का। तो 28 का आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तब कर पाएंगे। ठीक है, तो 28 का हमारा करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक अच्छी पुस्तक किससे बचाती है। ठीक है, एक अच्छी पुस्तक जो है वो किससे बचाती है। पहला है लैंगिक समानता से, और दूसरा हमारा ऑप्शन है सामाजिक उत्तरदायित्व से, तीसरा है लैंगिक पूर्वाग्रह से और चौथा है लैंगिक संवेदनशीलता से। फटाफट आंसर करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। 29 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है वो हमें किससे बचाती है, वो हमें लैंगिक संवेदनशीलता से बचाती है। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पहला है मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। फटाफट से आंसर करेंगे कि हमारा 30 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर 30 का। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ये थे
हमारे 30 क्वेश्चन आज के, ठीक है? और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।